हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या ओसवाल पंप्स के शेयर को अभी होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए, या जिन लोगों को यह शेयर आईपीओ के थ्रू नहीं मिल पाया था, क्या वह अभी इस शेयर को खरीद सकते हैं या नहीं। इन सब के बारे में डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। इसके साथ साथ यह भी जानेंगे कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, क्या कंपनी का बिजनेस आने वाले टाइम में ग्रो करेगा या नहीं, और उसके बाद इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में जानेंगे, इसके फंडामेंटल के बारे में जानेंगे और इस कंपनी के स्ट्रेंथ और रिस्क के बारे में जानेंगे कि इस कंपनी में क्या रिस्क है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले हमें यह चीज समझना जरूरी है कि इसने जो आईपीओ से पैसा उठाया था वह पैसा कंपनी के पास जाएगा या फिर कंपनी के प्रमोटर के पास। तो इस चीज को समझने के लिए हम इसके आईपीओ को डिटेल्स में देखते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस आईपीओ का जो लिस्टिंग डेट था वह 20 जून 2025 को था और इसका जो इशू प्राइस था वह 614 रुपए पर शेयर था, यानी कि इसके एक शेयर का प्राइस 614 रुपए था। और जब 20 जून को यह शेयर स्टॉक मार्केट पर लिस्ट हुआ तो यह 634 रुपए पर शेयर के प्राइस पर लिस्ट हुआ, यानी कि लिस्ट होते ही 3.26% का रिटर्न दिया, जो कि रिटर्न कुछ खास नहीं था। यह कंपनी आईपीओ से टोटल 1387.34 करोड़ रुपए जुटाई है, जिसमें से 890 करोड़ रुपए फ्रेश इशू से और 497.34 करोड़ रुपए ऑफर फॉर सेल से जुटाई है। ओवरऑल इसका मतलब यह हुआ कि जो फ्रेश इशू से पैसा कलेक्ट हुआ है वह कंपनी के पास जाएगा और कंपनी इसका यूज अपने बिजनेस के एक्सपेंशन में करेगी, जो कि अच्छी बात है। वहीं पर जो ओएफएस से पैसा कलेक्ट हुआ है वह कंपनी के प्रमोटर की जेब में जाएगा, यानी कि उस पैसे का यूज कंपनी अपने बिजनेस के एक्सपेंशन में नहीं करेगी। तो यह थी आईपीओ से रिलेटेड डिटेल्स। अब हम लोग यह समझते हैं कि आईपीओ के द्वारा जुटाए गए पैसे का यूज कंपनी कहाँ करेगी। पहला है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कंपनी 89.86 करोड़ रुपए का यूज करेगी। इसका मतलब है कि कंपनी नए मशीन्स खरीदेगी, फैक्ट्री एक्सपेंड करेगी या नए इक्विपमेंट इंस्टॉल करेगी। दूसरा ऑब्जेक्टिव यह है कि कंपनी अपना सब्सिडरी कंपनी ओसवाल सोलर में पैसा इन्वेस्ट करेगी। यह इन्वेस्टमेंट डेब्ट या इक्विटी के फॉर्म में हो सकता है। इसका पर्पज है कर्नल हरियाणा में नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप किया जा सके। इन नए प्लांट्स को स्टेब्लिश करने के लिए कंपनी 272.76 करोड़ का यूज करेगी। तीसरा ऑब्जेक्टिव यह है कि कंपनी अपने कुछ पुराने लोन्स को पूरी तरह या थोड़ा बहुत चुका देगी। इसका मतलब है कि कंपनी अपने ऊपर का कर्ज कम करेगी। इस पर्पज के लिए कंपनी 280 करोड़ रुपए का यूज करेगी। तो यह था इस कंपनी का आईपीओ लाने का पर्पज। अब हम लोग इस कंपनी के बिजनेस को समझते हैं। ओसवाल पंप्स लिमिटेड कंपनी 2003 में शुरू हुई थी। यह ऐसी कंपनी है जो पंप्स बनाने और बेचने का काम करती है। यह कंपनी डोमेस्टिक, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल यूज के लिए अलग अलग तरह के पंप्स और पंप से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है। इसके प्रोडक्ट की बात करें तो यह कंपनी सोलर पंप, समरसेबल पंप, मोनोब्लॉक पंप, प्रेशर पंप, इलेक्ट्रिक मोटर, सीवेज पंप और इलेक्ट्रिक पैनल जैसे प्रोडक्ट बनाती है। 31 अगस्त 2024 तक ओसवाल पंप ने पीएम कुसुम स्कीम के अंडर डायरेक्टली 26,270 टन की सोलर पंपिंग सिस्टम इंस्टॉल करके सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। यह काम कंपनी ने हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों में किया है। पीएम कुसुम स्कीम एक सरकारी योजना है जिसका एम है किसानों को सोलर एनर्जी के जरिए पानी की सुविधा देना। कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क इंडिया में तेजी से बढ़ रहा है। 31 मार्च 2022 तक कंपनी के पास 473 डिस्ट्रीब्यूटर थे, जो 31 मार्च 2024 तक बढ़कर 636 हो गए हैं। इसके अलावा 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2024 के बीच ओसवाल पंप्स ने अपने प्रोडक्ट एशिया पैसिफिक, मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के 17 अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट किया है। इसका मतलब है कि कंपनी का बिजनेस सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि बाहर के देशों में भी तेजी से बढ़ रहा है। अब हम लोग इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। इसके रेवेन्यू की बात करें तो यह कंपनी 2022 में 360 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट की थी, वहीं पर 2023 में 385 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट की है और 2024 में 759 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट की है। तो ओवरऑल कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ते हुए आया है। वहीं पर इसके टोटल एसेट्स की बात करें तो कंपनी के पास 2022 में 222 करोड़ का एसेट था और वहीं पर 2023 में 252 करोड़ का एसेट था और 2024 में 511 करोड़ का एसेट्स हो गया है। तो कंपनी के पास एसेट अधिक मात्रा में है और लगातार एसेट्स की वैल्यू बढ़ते हुए आ रही है, जो कि अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। वहीं पर इसके प्रॉफिट की बात करें तो यह कंपनी 2022 में 16.93 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट की थी और 2023 में 34.20 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट की और 2024 में 97.66 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट की। तो ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट भी लगातार बढ़ते हुए आया है।
तो ओवरऑल इस कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी अच्छा देखने को मिल रहा है। अब हम लोग इस कंपनी के फंडामेंटल्स को देख लेते हैं। इसके ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 81.85% देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। वहीं पर इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.42 है, जो कि 1 से कम है, यानी कि इस कंपनी के ऊपर ज्यादा कर्ज नहीं है। अगर किसी भी शेयर का डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम रहता है तो उस कंपनी के ऊपर ज्यादा कर्ज नहीं रहता है। और इसका रिटर्न ऑन नेट वर्थ 88.73% देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। वहीं पर इसका पैट मार्जिन 12.83% है, जो कि डिसेंट है। और इसका एबिडा मार्जिन 19.79% है, जो कि ठीक है। और वहीं पर IPO से पहले इसका EPS जो था 9.82 था, और IPO के बाद इसका EPS यानी अर्निंग पर शेयर 25.35 रुपए हो गया, यानी कि इसका EPS भी बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। वहीं पर इसका PE रेशियो IPO के पहले 62.54 था और IPO के बाद 24.22 हो गया, यानी कि शेयर अभी सही वैल्यूएशन पर मिल रहा है। तो इस कंपनी का फंडामेंटल भी ठीक है। अब हम लोग इस कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग की देख लेते हैं। IPO से पहले इसके प्रमोटर की शेयर होल्डिंग परसेंटेज 99.88% था, जो कि IPO के बाद इसके प्रमोटर की शेयर होल्डिंग 80.07% हो गया, जो तो यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग भी अच्छी खासी देखने को मिल रही है। अब हम लोग इस कंपनी के कुछ नेगेटिव पॉइंट समझ लेते हैं, जो किसी भी शेयर को खरीदने से पहले देखना चाहिए। पहला नेगेटिव पॉइंट है कि कंपनी के टोटल रेवेन्यू में से 7,732.07 मिलियन PM कुसुम स्कीम के टेंडर से आता है, और अगर फ्यूचर में कंपनी को PM कुसुम के नए ऑर्डर नहीं मिलते या स्कीम स्लो हो जाती है तो कंपनी के इनकम पे असर पड़ सकता है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट यह है कि कंपनी का 96.55% रेवेन्यू एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। इसका मतलब है कि ओसवाल पंप्स के प्रोडक्ट जैसे पंप्स, मोटर, सोलर सिस्टम का सबसे ज्यादा यूज किसानों और खेती के कामों में होता है। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई दिक्कत आ जाए, जैसे बारिश कम हो, सूखा पड़ जाए, तो इसका सीधा असर कंपनी के बिजनेस पर पड़ेगा। तीसरा नेगेटिव पॉइंट है कि कंपनी ने जो सोलर पंप सप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन ली थी, उसमें से अब तक सिर्फ 62.90% सोलर पंप इंस्टॉल हो पाए हैं। इसका मतलब है कि जितना पंप्स लगाने चाहिए थे उसमें से लगभग 37% अभी तक इंस्टॉल नहीं हुए हैं। यह वैल्यू यह दिखाता है कि प्रोजेक्ट पूरा होने में डिले हो रहा है या काम टाइम पे कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो यह था इस कंपनी के 3 मेन निगेटिव पॉइंट। अब हम लोग यह समझते हैं कि अगर आपको IPO के थ्रू यह शेयर अलॉट हुआ है तो उसे होल्ड करे या सेल करे, और जिनको यह शेयर IPO के थ्रू नहीं मिल पाया था वह क्या इसको खरीद सकते हैं या नहीं। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। अगर आपको IPO के थ्रू शेयर मिले हैं तो लंबे समय के लिए होल्ड करना अच्छा रहेगा, क्योंकि कंपनी का बिजनेस स्ट्रांग है और फंडामेंटली भी स्ट्रांग है, और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो होल्ड कर सकते हो। लेकिन अगर आप जल्दी प्रॉफिट कमाने के लिए इन्वेस्ट किए हो तो जब शेयर का प्राइस 675 रुपए से 700 रुपए के बीच पहुंच जाए तब आप थोड़ा शेयर बेच करके प्रॉफिट ले सकते हो। और अगर आप अभी इस शेयर को खरीदना चाहते हो तो थोड़ा दिन रुक जाओ, इसका प्राइस थोड़ा स्टेबल होने दो, फिर डिप पे एंट्री कर सकते हो। तो बस इतना ही आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।